बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12th में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना 15 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपन ने क्या देखा था, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय की अवधारणा कैसे आई है, और फिर राष्ट्रीय आय की अपन ने परिभाषाएं देखी और विशेषताएं देखी। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं के अंदर सबसे पहले अपन ने मार्शल की परिभाषा देखी, पिगू और फिर फिशर की, और अंत में साइमन कुजनेट्स की परिभाषा देखी। याद है आपको वो क्या थी? साइमन कुजनेट्स की परिभाषा थी, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है, और वही अवधारणा अभी भी चल रही है। फिर अपन ने देखा कि राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताएं देखी कि राष्ट्रीय आय प्रवाह है, उसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा जाता है, इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं को जोड़ा जाता है, मूल्यह्रास को घटाया जाता है, और राष्ट्रीय आय की गणना बच्चों एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। आज इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना के अंदर एक भौगोलिक अवधारणा है और दूसरी राजनीतिक अवधारणा है। तो भौगोलिक अवधारणा का मतलब, ये अपन ने 14 चैप्टर में भी कुछ तो पढ़ा है इसके बारे में। भौगोलिक अवधारणा का मतलब होता है एक देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले उस देश के लोग प्लस विदेशों के लोग। रिपीट करती हूँ, एक देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले उस देश के लोग प्लस विदेशी लोगों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? जैसे हम भारत देश की बात करें तो भारत देश की एक तो मुद्रा क्या है, रुपया। तो यदि हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश की सीमा में रहने वाले भारत देश के लोग प्लस विदेशों के लोग, उनके द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग बच्चों राष्ट्रीय आय होगा, और इसे हम कहेंगे जीडीपी। इसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। आ रहा है अच्छे समझ में? अब हम बात करते हैं हमारी राजनीतिक अवधारणा। बच्चों, राजनीतिक अवधारणा के अंदर अपन क्या जोड़ते हैं? अपने देश के लोग जो अपने देश में रह रहे हैं प्लस अपने देश के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं। मतलब देश की नागरिकता प्राप्त वे लोग जो अपने ही देश में रह रहे हो या फिर जो लोग विदेशों में रह रहे हैं। तो यदि हम भारत देश की बात करें तो भारत देश के लोग जो कि भारत में रह रहे और भारत देश के लोग जो विदेशों में रह रहे, उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है, जिसे कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये था सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि इसके अंदर हमने देश की सीमा की बात करी थी, हमने हमारे घर है ना, हमारे देश की बात करी थी, पर यहाँ हम घर से बाहर भी निकल रहे है ना, तो राष्ट्र स्तर की बात करते हैं तो घर प्लस विदेश, अपना देश प्लस विदेश, जहाँ पर अपने लोग रह रहे हैं, उन्होंने जो उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग बच्चों क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आ गया समझ में? तो सकल घरेलू उत्पाद के अंदर अपन देश में रहने वाले देशी और विदेशी, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश की नागरिकता प्राप्त अपने देश में रहने वाले लोग और अपने देश के लोग जो विदेश में रह रहे हैं। तो ये तो दो अवधारणा हो गई राष्ट्रीय आय की गणना की। आ गया समझ में? अब हम कुछ और इसके समुच्चय देखेंगे, जैसे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी। अच्छा, ये जो चारों की बात करूंगी मैं आपको बताऊंगी, ये सब हम मार्केट प्राइस पे देखेंगे। किस पे देखेंगे? मार्केट प्राइस, मतलब बाजार कीमत के ऊपर अपन इसकी बात करेंगे। लेकिन हम दो चीज की बात करेंगे, साधन लागत पे। किस पे बात करेंगे? साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। काय की बात करेंगे? एनडीपी, इट मीन्स राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, आगे एन, आगे जी मतलब सकल, आगे एन मतलब शुद्ध, तो सकल, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, लेकिन काय पे? फैक्टर कॉस्ट पे, इट मीन्स साधन लागत पे, एफ फैक्टर सी कॉस्ट साधन लागत पे, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अपन देखेंगे साधन लागत पे। तो हम 6 अवधारणाएं देखेंगे बच्चों, बहुत आसान है, कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस इनकी जो अपन इनका जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं उसको दिमाग में रखिए और समझते जाइए और लिखिए। अब जब हम बात करें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, तो अपना जब अपन घरेलू की बात कर रहे हैं तो भी अपन बात कर चुके हैं
कि सकल घरेलू उत्पाद, वो भी किसमें, मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत के ऊपर बात होगी। तो एक देश में रहने वाले देश के लोग प्लस उसी देश में रहने वाले विदेशियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग प्लस अर्ध निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है उसकी जो टोटल होती है उसको क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। और इसका फॉर्मूला है C+I+G। C मतलब होता है उपभोग व्यय, I मतलब विनियोग व्यय, G मतलब सरकारी व्यय। तीनों तरह के व्यय जोड़ दिए, उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और सरकारी व्यय। और उसमें X - M मतलब शुद्ध निर्यात अपना जो हुआ है, इन सबको अपन ने जो जोड़ दिया है ये हो गया अपना जीडीपी। आ गया समझ में? जीडीपी, G मतलब ग्रोस, D मतलब डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब सब चीज जोड़ लेंगे, आई बात समझ में? इसमें मूल्यह्रास भी जुड़ा हुआ रहता है। D मतलब डोमेस्टिक, अपन अपने देश की बात कर रहे हैं, और P मतलब उत्पाद। ओके क्लियर? अब अपन बात करते हैं एनडीपी। एन के अंदर G की बजाय N आ गया, N मतलब शुद्ध नेट, D मतलब डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट। अब जब हम कभी भी शुद्ध की बात करते हैं तो सकल से यदि अपन को शुद्ध निकालना है तो अपन को डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, मूल्यह्रास को माइनस करना होता है। तो यदि मेरे पास सकल का जो है उसमें से मैं क्या करूं, D यानी अपना मूल्यह्रास को माइनस कर दूं तो मेरा एनडीपी आ जाएगा। यानी यदि सकल घरेलू उत्पाद में से जो घिसावट हुई है बच्चों, जो हानि हुई है, यदि मैं उसको माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। आ रहा है समझ में? सकल घरेलू उत्पाद में से यदि मैं मूल्यह्रास को माइनस कर दूं तो मेरा मिलता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी एक वर्ष की अवधि में जो हमारा जीडीपी मिल रहा है उसमें हमारे एक वर्ष की अवधि में जितना भी मूल्यह्रास हुआ है उसको माइनस कर दीजिए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये दोनों बात करिए अपन ने मार्केट प्राइस पे यानी बाजार कीमत पे। अब बाजार कीमत और साधन लागत, इसकी बात अपन 14 चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक बार मैं जब वापस साधन लागत की बात करूंगी तो इसको रिपीट करूंगी। अब अपन आ जाते हैं जीएनपी। जी मतलब ग्रोस, एन मतलब नेशनल, पी मतलब प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो मैंने कहा था ना, जब हम बात राष्ट्रीय की करेंगे तो क्या होगा कि एक देश के लोग जिनको देश की नागरिकता प्राप्त है, वो चाहे अपने देश में रह रहे हो चाहे बच्चों विदेश में रह रहे हो, उन्होंने जो उत्पादित की अंतिम वस्तु है उनकी जो मौद्रिक मूल्य का योग क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थात यदि हम भारत देश की बात कर रहे हैं तो भारत देश के लोग जो भारत में रह रहे प्लस भारत देश के लोग जो विदेशों में रह रहे, उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का जो योग है वो क्या है अपना जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसके लिए क्या करो, जीडीपी तो अपना वही था, जीडीपी क्या था अपने देश की बात, उसमें क्या करो एनएफआईए अर्थात विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन कीमत को जोड़ दीजिए। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, आगे समझ में, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से अपन को जो शुद्ध साधन आए। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है, जो अपने देश के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, है ना, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। देश के लोग तो अपने, लेकिन वो विदेशों के अंदर जाकर के क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो यदि हम जीडीपी के अंदर एनएफआईए को जोड़ देते तो अपना क्या आ जाता है, जीएनपी आ जाता है, वो भी किस पे, मार्केट प्राइस के ऊपर। हो गया बच्चों क्लियर? अब चौथी चीज आती है अपने एनएनपी, एन मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब मेरा वापस वही बात आ गई, सकल से शुद्ध निकालना है तो क्या माइनस करना होगा, बिल्कुल राइट, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास को माइनस करना होगा। तो हमारा जो जीडीपी था, हमारा क्या था जीडीपी, उसमें से क्या माइनस जीएनपी, यानी जीएनपी क्या है अपना ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मैं क्या माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को माइनस कर दूं तो मुझे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। आ गया समझ में? अर्थात जब हमारा जो सकल है उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर दो तो हमारा नेट प्राप्त हो जाएगा। अब बात अपनी राष्ट्र की है तो जब राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो उसमें हम अपने देश के लोग जो हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके दोनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग की बात करते हैं। अब ये जो चारों बात थी वो तो किस पे थी, मार्केट प्राइस, बाजार कीमत के ऊपर बात थी। अब हम देखेंगे साधन लागत पे। अब हम किस पे देखेंगे, साधन लागत। तो मैंने बच्चों 14 चैप्टर के लास्ट में बताया था, जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे थे,
तब मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु की जब बाजार कीमत जो आती है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो होता है FC, जो फैक्टर कॉस्ट, मतलब उस उत्पादन को, उसको बनाने में जो उसकी साधनों की लागत आई है, उसमें वो होती है। जैसे मैंने एक पेन का एग्जांपल लिया था कि पेन, एक कंपनी को एक पेन 15 रुपये में पड़ता है, फिर उसमें क्या करता है, सरकार कुछ टैक्स लगा देती है, जिसको अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। और बच्चों, हमने अप्रत्यक्ष कर उसको इसलिए कहा था क्योंकि उसको हम कंज्यूमर, हम उपभोक्ता उसका वहन करते हैं। आ गया बात समझ में? तो यदि वो पेन की जो फैक्टर कॉस्ट थी 15 रुपया, उसमें 5 रुपया क्या जुड़ गया, IT, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया। अब सरकार क्या करती है, अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। और सपोज सरकार ने 5 रुपया अनुदान दे दिया, तो 5 वापस माइनस कर दो, 15 + 5 20, 20 में से वापस 5 के तो 15, तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 15 रुपया। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए अपन ने क्या करा था, फैक्टर कॉस्ट के अंदर अपन ने इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा था और सब्सिडी को माइनस किया था। लेकिन यदि हमको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हमको काय की बात निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट की बात निकालनी है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते तो हमको क्या करना पड़ेगा, IT को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम MP से वापस कहाँ जा रहे हैं, MP से हम कहाँ जा रहे हैं, MP से हम जा रहे हैं वापस FC की तरफ। तो ये MP ही लेंगे अपन और यहाँ पर भी MP। तो देखिए वापस से कि NDP यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, काय पे, फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC यानी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो क्या करो कि जो मार्केट प्राइस पे, बाजार कीमत के ऊपर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, उसमें क्या करो, अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दो और अनुदान को जोड़ दीजिए। तो वापस अपन उल्टे चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि मेरे को MP निकालना है तो मैं FC के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स को तो प्लस करूंगी और अनुदान को माइनस करूंगी। लेकिन यदि मुझे FC निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जो मार्केट प्राइस है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को तो माइनस करूंगी और सब्सिडी को प्लस करूंगी। तो यही बात हमारी यहाँ पर गई, हमको साधन लागत के ऊपर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। साधन लागत पे हमको क्या निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जो हमारा बाजार कीमत के ऊपर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दीजिए और अनुदान को जोड़ दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अब यदि हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, तो बाजार कीमत के ऊपर जो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए और अनुदान को जोड़ दीजिए। तो शुद्ध से शुद्ध प्राप्त करने के लिए शुद्ध में ही क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे। तो और वास्तव के अंदर जो NNP ही हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय है। हम जिस राष्ट्रीय आय की बात करते हैं वो होती है हमारी NNP, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ऑन ऑफ काय पे एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत के ऊपर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP जो है वही वास्तव में राष्ट्रीय आय है। तो बच्चों आया समझ में? आज अपन ने क्या देखा, राष्ट्रीय आय की जो गणना अपन ने 2 आधारों पे देखी, भौगोलिक आधार GDP और राजनीतिक आधार GNP। उसके बाद अपन ने देखा कि भौगोलिक आधार में देश में रहने वाले देशी और विदेशी लोग, जबकि राष्ट्रीय आधार में देखा देश के लोग जो देश में रह रहे और वो विदेशों में रह रहे, उन दोनों की राष्ट्रीय आय को जोड़ दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय आय संबंधित अपन ने 6 अवधारणाएं देखी, जिसमें 4 तो थी बाजार कीमत पर, GDP, NDP, GNP और NNP, ये चारों अपन ने देखा बाजार कीमत के ऊपर। और 2 चीजें देखी अपन ने साधन लागत के ऊपर, शुद्ध घरेलू उत्पाद काय पे, साधन लागत पे, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वो भी साधन लागत पे। तो बच्चों मुझे आशा है आपने इसको अच्छे समझा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, हो सकता है आपको ये नई चीजें हैं थोड़ा टफ लगे, तो आप मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, उसको पॉज कर दीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखिए। 14 चैप्टर को अच्छे से एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको 15 चैप्टर अच्छे समझ में आए। अभी 15 चैप्टर के और भी कुछ अपन को पढ़ना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए आप इन दोनों जो अभी तक 14 चैप्टर की 4 वीडियो थी, 15 चैप्टर की अभी 2 वीडियो गई, 6 वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। और 6 वीडियो के बाद में मैंने जो नोट्स अपलोड किए उससे आपके नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आगे के लेसन अच्छे से समझ में आए। तो 15 चैप्टर के 3rd पार्ट में बच्चों अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।